नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। कल शाम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के सीटों के बंटवारे की घोषणा हो गई। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने सीट बंटवारे में ऐसा क्या किया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि बीजेपी के भीतर गुजरात लॉबी यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीट बंटवारे में ऐसा क्या कर दिया जिससे कि जब 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भले ही एनडीए गठबंधन अगर बहुमत में आ भी जाए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। आखिर इसकी कैसे नींव रख दी गई टिकट बंटवारे में। जी हाँ मित्रों, कल अगर देखें कि जो सीटों की बंटवारा हुई है, जरा उसको हम लोग ध्यान दें। 101 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 101 सीटों पे ही जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। आप लोगों को लगेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन पार्टनर्स का बड़ा ध्यान रख रही है, समानता का दर्जा दे रही है, लेकिन अभी खोलेंगे ये समानता नहीं है, बल्कि जदयू और नीतीश कुमार के अगले पारी के ऊपर ब्रेक लगाने की पूरी तैयारी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों, नीतीश कुमार बड़े प्रबल प्रयास कर रहे थे कि जीतन राम मांझी की सीटों में थोड़ी वृद्धि हो, उपेंद्र कुशवाहा के सीटों में वृद्धि हो, जिससे कि चिराग पासवान के सीटों की संख्या कम रह सके। लेकिन कल जो सीटों के बंटवारे की घोषणा हुई है उसमें चिराग पासवान को सीधे सीधे 29 सीटें दी गई हैं और जीतन राम मांझी जो इतने दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे उनके सीटों की संख्या केवल 6 रही। उपेंद्र कुशवाहा के सीटों की भी संख्या 6 रही। अब थोड़ा आते हैं कि ये सीट के बंटवारे को लेके आखिर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। मित्रों, अब तक बिहार में अगर हम लोग देखें तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में कोई आज शामिल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के पुराने अलायंस रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से वहाँ पे ये सरकार चल रही है। वो उस ज़माने में रेल मंत्री हुआ करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तो तमाम तरह की चीज़ें रही हैं। और बिहार में ये सरकार जो है कि बीजेपी और जदयू की सरकार, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार 2005 से चल रही है। हर हमेशा से जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में रही है, यानी उनकी सीटों की संख्या हमेशा से ज़्यादा रही है। लेकिन ज़्यादा मैं पुराने चुनाव की तरफ मित्रों आप लोगों को नहीं ले जाऊंगा। 2020 के विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी छोटे भाई के हैसियत में 110 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन एक प्रक्रम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चला था कि उस समय चिराग पासवान को एनडीए में शामिल नहीं किया गया था और चिराग पासवान ने जहां जहां पे भी बीजेपी प्रत्याशी थे खड़े, वहां पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे और जहां पे भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी खड़े थे वहां पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस कारण से परिणाम ये हुआ, और ये बीजेपी की बिल्कुल सोची समझी रणनीति थी चिराग पासवान के साथ मिलकर, कि जो जनता दल यूनाइटेड थी उसकी वोट जो है कि बढ़ गए चिराग पासवान के कारण से। वहाँ पे एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो कि गठबंधन में शामिल नहीं था घोषित तौर पे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को कहते रहे चिराग पासवान कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भक्त हनुमान हूँ। यानी वो वही सम्मान मोदी जी के लिए रखते हैं जो हनुमान जी भगवान राम के लिए रखते थे। अब ये तुलनाएँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो तो आप लोग समझिए, लेकिन उस कारण से जनता दल यूनाइटेड भले ही 115 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 43 सीटों पर 43 सीटों पर सिमट गई थी। और भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी, लेकिन 74 सीट जो है कि वो जीती थी। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी 75 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। ये एक स्थिति है। मैं अगर कहूँ कि इस बार के सीटों के बंटवारे में फिर से चिराग फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी उभार कर सामने में लाई है, और कहीं न कहीं चिराग का जो मॉडल एक था 2020 में, जिसके माध्यम से कि नीतीश कुमार जो कि पुरानी पार्टी के रूप में थे, घटक दल में बड़े घटक दल के रूप में थे, उनके साइज को छोटा कर दिया गया। लेकिन इस बार तो सीट बंटवारे में ही छोटा कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, 28 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता की तरफ से मुझे जानकारी मिली थी। उस समय तक भी बीजेपी बिल्कुल तैयार थी कि सांकेतिक तौर पर ही सही जनता दल यूनाइटेड एक सीट ज़्यादा लड़ेगी। 28 अगस्त की बात बता रहा हूँ मित्रों। तब तय हुआ था कि
जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पे, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे लड़ेगी। तब यह भी तय हुआ था उस समय कि चिराग पासवान 20 सीटों पे लड़ेंगे, 10 सीटों पे जो है वो जीतन राम मांझी और 10 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। लेकिन आप देखिए जनता दल यूनाइटेड की 1 सीट कम हुई, चलिए उसको जोड़ लीजिए। जीतन राम मांझी 10 से घट के 6 पे आए, 4 सीट वहाँ पे कम हुए। उपेंद्र कुशवाहा जिनको 10 सीटों पे लड़ना था वो भी 4 सीटें कम हुए। और इस तरह से जो 9 सीटें बढ़ी, वो बढ़ी हुई 9 सीटें किसके पॉकेट में गई? वो बढ़ी हुई 9 सीटें सीधे सीधे चिराग पासवान के खाते में गई और वो 20 के तुलना में 29 सीटों पे लड़ रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान 15 सीटों के आसपास मैक्सिमम लड़ें, बल्कि उनके तुलना में जो है थोड़ी वरीयता जो है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिले। ये ऐसा नहीं हुआ। अगर अब आप सीटों की नई संख्याओं को देखें, अगर इससे इस रिश्ते से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्ते कितने घनिष्ठ किस्म के हैं। बीजेपी 101 सीटों पे और चिराग पासवान 29 सीटों पे, यानी 130 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं रखी है। कल चिराग पासवान के जो विधायक जीतेंगे, क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ऐसे स्थिति में वो किसके नाम के बारे में घोषणा करेंगे? वो अगर वहाँ पे महागठबंधन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं संभावनाओं को लेके कि अभी 14 नवंबर नहीं हुआ है, बिहार के चुनाव परिणाम सामने में नहीं आया, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आने से पहले ही नीतीश कुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, ये जो मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी जिस मॉडल पे बिहार को ले जाना चाहती है, ये मॉडल कहीं न कहीं महाराष्ट्र का मॉडल दिखाई देता है। महाराष्ट्र के मॉडल की तरफ ही बिहार का मॉडल जाता हुआ दिख रहा है। जरूर यहाँ पे ये चीज़ें कही गई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चूंकि जो 29 विधायक में से जो लोग भी जीतेंगे, चिराग पासवान के समूह से लोग जीतेंगे, वो स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर कल्पना करें, गठबंधन एनडीए गठबंधन के जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। यानी नीतीश कुमार के पास अब मुख्यमंत्री के रूप में केवल और केवल चंद दिन बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए महागठबंधन जीतती है तब भी वो नहीं रहेंगे, और अगर भाजपा गठबंधन एनडीए गठबंधन जीत भी जाए तो उनके भविष्य की इबारत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मामला इस चीज़ का नहीं है मित्रों कि अगर 1 सीट ज़्यादा दे दिया जाता तो क्या नीतीश कुमार का महत्व होता है, 1 सीट कम दे दिया गया तो क्या नीतीश कुमार का महत्व घट गया। 1 सीट कम और ज़्यादा से राजनीतिक समीकरण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन इसके जो संकेत हैं नीतीश कुमार को बराबर के सीटों पर ला के रखने की स्थिति, और दूसरी चीज़ कि चिराग पासवान को बिल्कुल जो है कि पर्याप्त रूप जो वो चाहते थे उतनी पर्याप्त संख्या में उनको सीटें मिलना, जीतन राम मांझी को बिल्कुल दरकिनार करना, उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से दरकिनार करना, यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ मित्रों, तो जो भारतीय जनता पार्टी की योजना 2020 में रही चिराग पासवान, वो मैं कहूँगा कि चिराग पासवान संस्करण 1 एडिशन 1 था अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो ये चिराग पासवान का संस्करण 2 एडिशन 2 है, उसका नया वर्जन लाया गया है नीतीश कुमार और जदयू को छोटा करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि कल के सीटों के बंटवारे के बाद से जो स्थिति उठ रही है कि नीतीश कुमार के भविष्य को कहीं न कहीं गुजरात लॉबी ने ही उनके भविष्य के ऊपर बड़ा सा ताला लगा दिया है मित्रों। जबकि अगर हम लोग अभी भी देखें, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीटों का बंटवारा ना होना मतलब वो ये चीज़ें दिखाते हैं कि सभी गठबंधन दलों को कितनी पर्याप्त महत्व, पर्याप्त भूमिका दिया जा रहा है। एक मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से मुकेश सहनी को भी एडजस्ट किया जाए, किस तरह से कांग्रेस को भी पर्याप्त सम्मानजनक सीटें मिलें, जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं उनकी भूमिका कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर CPI-ML जैसी पार्टियाँ जिनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पे सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है। और महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों, अगर हम लोग देखें, जो जानकारियाँ आ रही हैं कि 29 सीट चिराग पासवान को दिया जरूर गया है उनके पार्टी को, लेकिन उस 29 सीटों में भी अधिकांश उम्मीदवार कौन खड़े करेगी, कौन उम्मीदवार होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के और सिंबल चिराग पासवान का प्रयोग होगा। ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने
सीधे सीधे 130 सीटों पे चुनाव लड़ रही है वो बिहार में। और यहीं से नीतीश कुमार के लिए भविष्य के दरवाजे पूरी तरह से बंद होते हैं। उनके दरवाजे को बीजेपी ने बंद कर दिया। और ये बीजेपी के उसी रणनीति को दिखाता है कि बीजेपी को जो घटक दल, जो क्षेत्रीय दल, उनको काफ़ी प्रभावशाली ढंग से आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने देखा है, उद्धव ठाकरे जी को देखा है महाराष्ट्र में किस तरह से वो आगे लेके चले, लेकिन उनको साइड लाइन कर दिया गया। बाद में उद्धव ठाकरे से टूटकर जो आए मुख्यमंत्री बने, वो अभी उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो शायद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मैसर ना हो। 14 नवंबर के बाद वो एक विधान पार्षद की भूमिका में ही दिखाई देंगे। ये भविष्य की जो तस्वीर लिखी गई है वो गुजरात लॉबी की तरफ से लिखी गई है। हालांकि इसका बिहार विधानसभा चुनाव पे बड़े ही व्यापक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इस दृष्टि से जो समूह, जो जाति समूह नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए रहे हैं, वो समूह बिहार में क्या निर्णय लेंगे, और जहाँ जहाँ पे 29 सीटों पे चिराग पासवान खड़े होंगे, क्या वहाँ पे जदयू के वोट ट्रांसफर चिराग पासवान को हो सकेंगे, ये कई सारे तरह के सवाल जो है अभी बिहार विधानसभा चुनाव में सामने में खड़े हैं मित्रों। धन्यवाद।